नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनाफाइलेक्सिस को लेकर के। एनाफाइलेक्सिस जो है वो एक प्रकार की एक्यूट रिएक्शन है, प्रतिक्रिया है। कभी कभी किसी प्रकार की एलर्जी हमारे शरीर में हो जाती है जिसके कारण ये समस्या आ सकती है। इसका उदाहरण कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं। यदि किसी इंसान को एक मधुमक्खी काट ले तो उसके बाद में वहाँ पर जो है सूजन वगैरह आ जाती है। लेकिन यदि किसी इंसान को 50 मधुमक्खियाँ काट ले एक साथ आकर के, तो उस स्थिति में जो शरीर में रिएक्शन आती है, जो शरीर में एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है, वो स्थिति जो है एनाफाइलेक्सिस की स्थिति होती है। ऐसा सिर्फ मधुमक्खियों के काटने से नहीं होता है, किसी और जहरीले जीव जंतु के काटने से ऐसा हो सकता है, या फिर जो है नई दवाई का जो है प्रयोग डॉक्टर करा रहे हो तो उस स्थिति में भी वो जो नई दवाई है, नई ड्रग है, उसका रिएक्शन आ जाता है। तो कई बार जो है वो रिएक्शन इतना ज़्यादा एक्यूट, इतना ज़्यादा तीव्र, इतना गंभीर होता है कि वो एनाफाइलेक्सिस की स्थिति में व्यक्ति को पहुंचा देता है। तो अगर एनाफाइलेक्सिस की परिभाषा के अनुसार चलें तो ऐसा ज़्यादातर शरीर में तब होता है जब किसी प्रकार की एलर्जी की रिएक्शन शरीर ने पहले दी हो। जैसे किसी को पहले मधुमक्खी ने काटा हो, या किसी को पहले कोई ऐसी ड्रग लगी हो जिससे उसको एलर्जी हुई हो, और फिर से उसी प्रकार की जो है एलर्जिक चीज़ों का, कोई ज़रूरी नहीं है कि ड्रग्स ही या फिर मधुमक्खी ही हो, इसमें आपका खाना भी हो सकता है, या फिर कोई और एलर्जन हो सकता है कि किसी विशेष पौधे से एलर्जी है, या फिर किसी विशेष प्रकार की धूल धुएं से एलर्जी है। बट ज़्यादातर जो है वो इस स्थितियों में होता है कि जब किसी प्रकार की, जैसे मैंने बताया, उस तरह की एलर्जी आती है तब। तो इसमें बेसिकली जो है पूरा शरीर, कई जो अंग होते हैं, वो कई ऑर्गन जो होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसमें आपका मुख्य रूप से आपकी स्किन जो होती है उस पर आपको जो है लाल चकत्ते या फिर जो है रैसेज दिखाई दे सकते हैं, यहाँ पर वहाँ पर सूजन हो सकती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, उस पर भी असर आ जाता है। इसके साथ साथ दिल पर भी असर आ सकता है, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी कि आंतों से संबंधित समस्याएं भी दिखाई देने लग जाती हैं। तो जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि वहाँ पर जो है त्वचा पर अलग अलग जगह पर चकत्ते हो सकते हैं इस तरीके के लाल रंग के, और त्वचा जो है वो कहीं कहीं से सूजी हुई महसूस हो सकती है। इसके साथ साथ आंखें जो होती है उन पर सूजन आ जाती है, चेहरा जो है वो पूरा सूजा हुआ दिखाई देता है, पसीना बहुत ज़्यादा आने लग जाता है, नाक से संबंधित कुछ दिक्कतें सामने आने लग जाती हैं, जैसे कि नाक बंद हो जाती है, नाक से बहुत ज़्यादा जो है पानी बहने लग जाता है, या फिर जो है गले में गला भारी दिखाई दे सकता है, या फिर गले में सांस लेने में भी परेशानी महसूस कर सकता है इंसान, गला जकड़ा हुआ महसूस करेगा। तो बच्चों में कई बार जो है सांस की दिक्कत शुरू हो जाती है, उनमें जो है स्किन पर कई बार रैशेज इतने ज़्यादा तेजी से नहीं दिखाई देते जितने बड़ों में दिखाई देते हैं। सांस में समस्या आने लग जाती है। कई बार जो है अगर बहुत ज़्यादा तीव्र रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा ही एक्यूट रिएक्शन है, और बॉडी जो है एकदम बहुत ज़्यादा तीव्र प्रतिक्रिया दे रही है उस एलर्जन, उस बाहरी पदार्थ के लिए, तो उस स्थिति में जो है कई बार गले में बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है, जीभ जो होती है वो भी सूज जाती है, और इंसान को सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होने लग जाती है। या सांस में खिंचावट, सांस में भारीपन, और जो है उस व्यक्ति को छाती में भी दर्द महसूस हो सकता है या भारीपन महसूस हो सकता है। हार्ट रेट जो है उसकी, दिल की जो धड़कन होती है उसमें भी बदलाव आ जाता है। दिल की धड़कन नॉर्मली लगभग 75 या 80 के आसपास होती है ज़्यादातर लोगों की। कुछ फिर जब उन लोगों को ये प्रकार की दिक्कत होती है तो उस टाइम पर उन लोगों की जो हार्ट रेट है वो 120, 140 या फिर कभी कभी इससे भी ज़्यादा हो जाती है। आंतों से संबंधित दिक्कत इस तरीके की आती है कि उल्टियाँ होने लग जाती है, जो आते हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से पानी छोड़ने लगती है, जिसके कारण उसको बहुत ज़्यादा दस्त होने लग जाते हैं, और पेट में बहुत ज़्यादा ऐंठन के साथ, स्पाज्म के साथ जो है उसको दर्द होता है। अब इसका जो डायग्नोसिस होता है उसके लिए क्या टेस्ट कराएं, देखिए इसमें जो है ना ज़्यादातर टेस्टों की जरूरत नहीं होती है। इसमें डॉक्टर जो होता है उसको अनुभव होता है, और कुछ इस तरीके की कई बार जो है ना हिस्ट्री भी मिलती है कि जैसे मतलब घर वाले ही लेकर के आ रहे हैं कि इसको जो है ना मधुमक्खियों ने काट लिया, बहुत सारियों ने, ठीक है ना, तो उसमें फिर डायग्नोसिस बनाने की जरूरत ही नहीं है। और वैसे भी अगर इस तरीके की समस्या आती है, कभी कोई कारण नहीं भी पता चल रहा है हमें पीछे से कि क्या कारण है, तो जो डॉक्टर होते हैं उनको अपने एक्सपीरियंस से इन सब चीज़ों का आइडिया लग जाता है। तो इसका जो डायग्नोसिस है वो बेसिकली क्लिनिकली ही ज़्यादा डिपेंड करता है। हालांकि सीबीसी वगैरह इसमें डॉक्टर जरूर करा लेते हैं कि भाई कितने जो है मतलब किस तरीके का रिएक्शन आ रहा है, कि टीएलसी वगैरह पे क्या इफेक्ट आ रहा है। इसके साथ साथ एक दूसरा टेस्ट इसमें कराया जाता है, सीरम ट्रिप्टेज। इस टेस्ट से भी इसका पता चल सकता है। और दूसरा जो टेस्ट इसमें कराया जाता है वो कराया जाता है 24 आवर्स का यूरिन कलेक्ट करके हिस्टामिन देखते हैं। ये टेस्ट इसमें कराया जाता है। ये तब करा सकते हैं कि यदि कोई कारण पता ही नहीं चल रहा है। अब बात आती है कि इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। इसका मैनेजमेंट में भाई देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वाइटल्स। जब भी कोई बड़ी समस्या आती है ना इमरजेंसी की, तो उसमें सबसे पहला काम होता है वाइटल्स लेने का। वाइटल्स का मतलब होता है कि ब्लड प्रेशर कितना है, ब्लड प्रेशर कैसा है, नॉर्मल है या नहीं है, उसकी हार्ट रेट कैसी है, हार्ट रेट कितनी ज़्यादा है या कम है, इसके साथ साथ उसकी सांस की गति पर क्या असर आ रहा है उस बीमारी का,
और उसकी जो ऑक्सीजन की सैचुरेशन है जिसको SpO2 के नाम से जाना जाता है वो कितनी है। इसका जो ट्रीटमेंट शुरू होता है वो होता है IV फ्लूइड से। तो सबसे पहला काम होता है कि इसमें जो है वॉल्यूम रिप्लेस करना होता है, यानी कि जो फ्लूइड हमारी बॉडी का कम होता जा रहा है उसको पूरा करना है। अच्छा जी, दूसरा क्या काम होता है? दूसरा काम होता है कि ऑक्सीजन जो है उस व्यक्ति को सपोर्टिव रूप में लगाई जा सकती है। ठीक है, अगर उसकी ऑक्सीजन की सैचुरेशन पूरी है तो भी उसको जो है ऑक्सीजन लो डोज में, मतलब 2 लीटर 3 लीटर के आसपास जो है लगाई जा सकती है, ताकि उसको एक सपोर्ट मिले, क्योंकि एक इमरजेंसी की स्थिति है। तीसरा जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है कि भाई उसमें कोई भी एंटी हिस्टामिनिक दवाई दी जाती है, जैसे कि एविल का इंजेक्शन इसमें जो है डॉक्टर्स तुरंत लगवाते हैं डाइल्यूट करके IV। दूसरा जो है इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिजोन, जो कि कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स किसी भी एलर्जिक रिएक्शन की बहुत अच्छी दवाइयाँ होती हैं, जिसमें कि इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिजोन या मिथाइल प्रेडनिसोलोन या प्रेडनिसोलोन, इन दवाइयों का इन इंजेक्शंस का प्रयोग किया जाता है। तो इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिजोन जो है वो लगभग 100 mg होता है उसके एक इंजेक्शन में, तो वो 2 से 3 इंजेक्शन गंभीर स्थिति में लगाए जा सकते हैं। ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, ये बुक्स में मेंशन है, वही सब चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इस वीडियो को देख करके पूरे तरीके से इस वीडियो में बताए गए ट्रीटमेंट पर डिपेंड नहीं होना है, ये सिर्फ आप लोगों से डिस्कशन है कि भाई किस तरीके का ट्रीटमेंट इसमें होता है। तो इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिजोन से जो अच्छी वैरायटी, अच्छा जो स्टेरॉइड होता है वो मिथाइल प्रेडनिसोलोन होता है, तो जरूरत पड़ी तो उसको भी लगाया जा सकता है। इसके साथ साथ इस तरह की जो एलर्जिक रिएक्शन होती है उसमें इंजेक्शन एड्रेनलिन जो है वो इसकी सबसे बेस्ट दवाई मानी जाती है, पर उसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई और तरीका बचता ही नहीं है या फिर कोई और दवाई काम नहीं कर रही होती है। इसके साथ साथ जो एंटीहिस्टामिन होते हैं उसमें एंटीहिस्टामिन दवाइयों का भी प्रयोग ओरली भी कराया जा सकता है। यदि व्यक्ति को उल्टियाँ ज़्यादा आ रही हैं तो फिर वो टैबलेट ले नहीं पाएगा, लेकिन यदि टैबलेट्स हैं उनको अगर वो टॉलरेट कर रहा है, उसको ले पा रहा है, तो फिर उस स्थिति में इंजेक्शन एविल के साथ साथ जो दूसरे एंटीहिस्टामिनिक दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि एलेग्रा, टैबलेट एलेग्रा, इस तरीके की जो दवाइयाँ हैं, या फिर मोंटेल्यूकास्ट, इस तरह की एंटी एलर्जिक जो दूसरे ग्रुप हैं उनको भी साथ साथ दिया जा सकता है। एक साथ 2 या 3 एंटी एलर्जिक डिफरेंट ग्रुप की दवाइयाँ ऐसी एक्यूट स्थिति में दी जा सकती हैं। तो इस तरीके के ट्रीटमेंट से जो है लगभग 5-10 मिनट के अंदर अंदर जो है फ़र्क दिखाई देने लग जाता है। और यदि 10-15-20 मिनट के अंदर फ़र्क नहीं दिखाई देता है, या फिर गले में, जीभ में भी सूजन आ जाती है, कई बार जीभ में या गले में सूजन बहुत ज़्यादा तेज़ी से अगर बढ़ती हुई जा रही है, तो फिर उस स्थिति में कोई तरीका नहीं बचता है। फिर उस स्थिति में कई बार रोगी को वेंटिलेटर पर भी लेना पड़ता है। और कई बार तो गले में सूजन अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हुई डॉक्टर को दिखाई दे रही है तो डॉक्टर भी घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि यदि गले में सूजन इतनी ज़्यादा आ जाएगी तो वो सांस की नली को ब्लॉक कर देगी। अगर सांस की नली ब्लॉक हो जाएगी तो सांस नहीं आएगा इंसान को। ठीक है, अब यदि किसी को सांस नहीं आ रहा है तो फिर उस स्थिति में उसको वेंटिलेटर मशीन लगाई जाती है। लेकिन वेंटिलेटर मशीन भी आप किसी को तभी लगा सकते हो जब उसके गले की जो सांस की नली है वो दिखाई दे। लेकिन यदि किसी को गले में इतनी ज़्यादा सूजन हो जाए कि उसकी सांस की जो नली है गले की वो दिखाई ही ना दे, उसकी दिखाई नहीं देगी, जब डॉक्टर उसको इंटूबेट करेगा या मशीन से जो है सांस की ट्यूब लगाएगा गले में, तो नहीं लग पाएगी, क्योंकि सूजन बहुत ज़्यादा हो गई है। तो डॉक्टर बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं ऐसी स्थिति में। कई बार तो रोगी को वेंटिलेटर की ज़रूरत अगर दिखती है कि आने वाले 2 या 3 घंटों में पड़ सकती है, या 1 दिन बाद पड़ सकती है, तो फिर उस स्थिति में कई बार पहले से ही ले लेते हैं, क्योंकि उस टाइम पर सूजन कम है तो सांस की जो नली है वो दिखाई दे जाएगी। क्योंकि अभी सूजन जो है वो कम है और सांस की नली आसानी से दिखाई दे जाएगी, तो उस सांस की नली को सिक्योर किया जा सकता है अभी से। तो चीज़ बहुत छोटी सी है, लेकिन वो कई बार जो है गंभीर होती वेंटिलेटर तक पहुँच जाती है। तो इसमें आप लोगों ने ये नहीं सोचना है कि भाई सीधा वेंटिलेटर पर ही जाएगा इंसान, नहीं। पर मैंने बता दिया आप लोगों को कि यदि सूजन गले में बढ़ रही है तो कॉमन सेंस है कि फिर उसको पहले से ही सिक्योर कर लिया जाए, क्योंकि बाद में फिर जब एकदम गंभीर स्थिति आएगी तो फिर उसमें कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी? चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।